हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स। तो आप सभी को पता है कि जो रेलवे जनरल साइंस के हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया था वो उसका आज हुआ क्लास नंबर 33। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिर से फिजिक्स एंड फिजिक्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि होगा हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम फिजिक्स के सेकेंड लास्ट चैप्टर होगा ये हीट एंड टेम्परेचर। तो ये पूरा डिस्कस करेंगे, इसके साथ जो भी थ्योरी वगैरह क्या पूछा जाता है मेनली वो पहले देखेंगे एंड क्वेश्चन वगैरह कहाँ से पूछा जाता है वो भी देखेंगे। और आपको पता है कि रेलवे का जो भी वन डे एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर्स एंड 1+1 चैप्टर है तो पता ही है। और टोटल कंटेंट जो भी होता है हम लोग अभी जो भी पढ़ रहे हैं इतने दिनों से सभी एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, और एक चीज़ की हम लोगों का केमिस्ट्री तो खत्म है, आप लोगों को पता है केमिस्ट्री खत्म हो गया। फिजिक्स पे ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है, इसके बाद एक और चैप्टर होगा जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है वो करेंगे और फिजिक्स खत्म करेंगे। एंड बायोलॉजी के ऊपर बात करेंगे तो बायोलॉजी का भी एक ही चैप्टर बाकी है। तो हम लोगों का कुल मिला के और 2 लेक्चर होगा एंड 2 लेक्चर में पूरा हम लोग का जो साइंस है इतने दिनों से चल रहा है वो साइंस खत्म हो जाएगा। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हर दिन ऐसे करेंगे कि 30-30 करके एक सेट करेंगे, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिक्स्ड रहेगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग का रिवीजन भी होता रहेगा और पूरा चैप्टर्स पे खत्म हो गया थ्योरी वाला पोर्शन। ठीक है, अच्छा थ्योरी पूरा थ्योरी में आने से पहले एक बार देख लेते हैं सिलेबस के ऊपर। फिजिक्स का कौन सा सिलेबस हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है जो हम लोग बता रहे थे ना। इस यूनिट एंड मेजरमेंट जो फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने किया था उसके बाद मोशन, फोर्सेस एंड प्रेशर, ग्रेविटेशन एंड फ्लूइड, वर्क पावर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ह्यूमन आई, साउंड, ये सारा हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, आज हम लोग करेंगे हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, आज भी ये हम लोग ख़त्म कर देंगे एंड इसके बाद एक और लास्ट लेक्चर बाकी रहेगा जो कि है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो ये जो हम लोग करेंगे बायोलॉजी आएगा इसके बाद जो लेक्चर आएगा तो वो होगा सोर्सेस ऑफ एनर्जी। और ये करके पूरा फिजिक्स ख़त्म कर देंगे हम। ठीक है, अच्छा तो अभी मेन चैप्टर के ऊपर आते हैं, क्या हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना होगा और कौन से कॉन्सेप्ट को हम लोग को देखना पड़ेगा उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, अच्छा तो मेन आज का चैप्टर है 2 चीज़ों के ऊपर, एक तो होगा हीट का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड टेम्परेचर, इन दोनों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिक एक बार बात कर लेते हैं कि हीट क्या होता है एंड टेम्परेचर क्या होता है, उसके बाद इन डिटेल्स तो बाद में बात करेंगे ही। तो हीट एंड टेम्परेचर में हीट क्या होता है मेनली हम लोग अगर देखेंगे हीट हम डे टू डे लाइफ से रिलेट कर सकते हैं हीट एंड टेम्परेचर को। तो हीट हम बोल सकते हैं कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो ट्रांसफ़र होता है एक टेम्परेचर से और एक टेम्परेचर में। ठीक है, तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो एक एनर्जी का फॉर्म होता है एंड विच ट्रांसमिट ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, मान लीजिए कोई एक जगह या वस्तु, इसमें टेम्परेचर है 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे एक वस्तु है जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हीट किस में से किस में ट्रांसफर होगा, एनर्जी एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ये ज़्यादा हीट से लो टेम्परेचर में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ट्रांसमिट हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है, इस प्रोसेस को हम हीट के फॉर्म में जानते हैं। और क्या होता है, हीट इज अ मेजर ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी। तो एक बॉडी में जो टोटल मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, उसको ही हम एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं हीट से मेजर कर सकते हैं बेसिकली उसको। तो मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है द मेजर ऑफ हीट इज जूल, और कैलोरी से मेजर करते हैं। ठीक है, तो एक कैलोरी अगर पूछा जाए तो एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 या 168 बोल सकते हैं, 168 जूल। और 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है, ये पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, और यहाँ पे CGS SI यूनिट होता है, SI यूनिट होता है क्या, जूल, और CGS यूनिट होता है कैलोरी। ठीक है, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हीट के बारे में हम लोगों ने देख लिया। तो हीट बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो एक हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ट्रांसफर होता है। ठीक है, जब टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है।
अच्छा, उसके बाद जो हीट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया, अभी देखेंगे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। जो बॉडी का जो कितना हॉट है, उस बॉडी का वो हॉटनेस मेजर करने के लिए हम टेम्परेचर को यहाँ पर लाते हैं। तो एज द टेम्परेचर डिक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल डिक्रीजेज, एट द सेम पॉइंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स विल रीच इज जीरो। द टेम्परेचर एट द which this would occur is known as absolute zero। ये absolute zero का कॉन्सेप्ट हम बाद में भी देखेंगे, क्या absolute zero टेम्परेचर किसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज बोल रहा है कि टेम्परेचर क्या होता है। हीट तो हम लोगों ने देख लिया कि हीट होता है जो फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, जो एक टेम्परेचर से दूसरी जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसकी वजह से जो ट्रांसफर होता है जो इसका तो एनर्जी का, तो उसको बोलेंगे हीट। लेकिन टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज बेसिकली डिग्री ऑफ हॉटनेस। ये वस्तु, ठीक है, ये वस्तु कितना हॉट है इसको हम इसका टेम्परेचर से मेजर करेंगे। और ये टेम्परेचर कहाँ कैसे होता है? टेम्परेचर ऐसा होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? मेनली जो एक पार्टिकल है, पार्टिकल के अंदर बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? वो एक दूसरे भागता है इधर उधर, तो इसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, और किसी का टेम्परेचर कम होगा तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगा। मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक कंटेनर है, इसमें एक गैस है, ठीक है, और इसका गैस का कोई मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पूरा यहाँ पे कंटेनर में भरती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम हीट देंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो तुरंत क्या हो जाएगा? जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से जैसे भागने की कोशिश करेगा, इधर उधर जाने की कोशिश करेगा। तो क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, एंड सिमिलरली टेम्परेचर जब डिक्रीज करेंगे देन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। अच्छा, और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो जो इसको बोल रहे हैं यहाँ पे, जो एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, जो टेम्परेचर सबसे कोल्ड पॉसिबल है उसको ही हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर वेयर ऑल द मोशन स्टॉप, जहाँ पे सभी मोशन स्टॉप हो जाते हैं। स्टॉप मोशन मतलब जो काइनेटिक जो एनर्जी हम बोल रहे हैं वो जीरो हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मान क्या होता है? 0 केल्विन होता है। और अगर डिग्री सेल्सियस में बात करेंगे तो ये लगभग -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। ये 5 होगा, 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, ठीक है। तो एक चीज़ क्या होता है कि एब्सोल्यूट जीरो जो कोल्डेस्ट जो टेम्परेचर वो पॉसिबल होता है, ठीक है। तो कितना पॉसिबल हो सकता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस, और इसको बोलेंगे 0 केल्विन या एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हो गया जो टेम्परेचर के ऊपर आता है। एंड टेम्परेचर की मेजरमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जो एक सिंपल फार्मूला से हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कि है ये फार्मूला। जो फार्मूला है C, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल, तीनों स्केलों की मदद से एक फार्मूला जिसको हम नॉर्मल रिलेशनशिप बोल सकते हैं। क्या होता है ये? C/5 इज इक्वल टू M-32/9 इज इक्वल टू K-273/5। तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? यहाँ पे कोई ऐसे दो दे देगा, ठीक है। मान लीजिए ये दो सेक्शन, ठीक है, यहाँ पे इसमें से और इसमें से, ये दोनों से, यहाँ पे सेल्सियस हम लोगों को बता देगा, ठीक है, और फ़ारेनहाइट से पूछेगा, ठीक है। तो ऐसे बोलेगा कि 33 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। तो कैसे हम करेंगे? तो यहाँ पे 33/5 लिखेंगे, 35 कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम 35 करेंगे तो कैलकुलेशन में आसान रहेगा ना। तो ये 35 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो 35/5 हो जाएगा इज इक्वल टू 8 - 32/9 ऐसे हम लिखेंगे। तो ये 7 से कट जाएगा तो 7, तो ऐसे करके हम इसका मान निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे इस दोनों के बीच में हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सेल्सियस बोल देगा तो केल्विन भी निकल सकते हैं। फिर सिमिलरली इससे इन दोनों का भी कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट कहीं पर पूछ दिया, केल्विन दिया हुआ है तो इन दोनों का भी बोल सकते हैं। तो इंटर रिलेशनशिप है कुछ। तो ये क्या है? C/5 इज इक्वल टू 8 - 32/9 इज इक्वल टू K-273/5। ये सिंपल, ये एक फॉर्मूला हम याद रखेंगे तो पूरा सारा जो इसमें से क्वेश्चंस पूछा जाएगा हर एक को कर सकते हैं। अच्छा, बेसिक जो हीट ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है? बेसिक हीट ट्रांसफर डिस्क्राइब द हाउ द हीट
टोटल थर्मल जो ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। तो बेसिकली जो हीट ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, जो टेम्परेचर डिफरेंस हम अभी बता रहे थे कि टेम्परेचर जो डिफरेंस क्रिएट होगा उसकी मदद से वो हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वही चीज़ होता है। लेकिन उसके पहले एक बार टेम्परेचर मेजरमेंट स्केल के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर मेजरमेंट स्केल कौन से हैं, जहाँ पे हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा था C/5 इज इक्वल टू A माइनस 32/9 इज इक्वल टू K माइनस 273/5, ये फॉर्मूला देखा था। यहाँ पे क्या क्या है, एक तो सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है। तो सेल्सियस स्केल में वाटर की बॉइलिंग पॉइंट एंड जो बॉइलिंग टेम्परेचर एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड जो फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों हर एक स्केल में देखना पड़ेगा क्या क्या है। तो सेल्सियस में क्या होता है, फ्रीजिंग में तो हमको पता है कि 0 डिग्री में वाटर क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है एंड बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस में। वहाँ पर फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है, 32 डिग्री में, देख सकते हो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में वाटर फ्रीज हो जाता है एंड 212 में क्या होता है, ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है एंड फ्रीजिंग पॉइंट एट द केल्विन स्केल में क्या होता है 273 0 प्लस 273 ऐड होगा, केल्विन में जब भी होगा तो 273 ऐड हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या था 100 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 373 केल्विन हो जाएगा। तो ये सिंपल एक चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैटर में हम लोगों ने देखा था कि सॉलिड लिक्विड एंड गैस में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, वो चीज़ यहाँ पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी पूछा जाता है कभी कभी हीट एंड टेम्परेचर में कि अगर सॉलिड को हम हीट करेंगे तो क्या किस में कन्वर्ट होगा, प्रोसेस को क्या बोलेंगे। तो ये एक चार्ट है जिसके मदद से हम पूरा चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं। क्या है ये चार्ट, ये देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, एक तो सॉलिड दिया है जिसको हम आइस, यहाँ पे आइस मेनली पकड़ लेते हैं, एक लिक्विड है जिसको वाटर मान लेते हैं और गैस है, ठीक है। तो ये गैस को वेपर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 4-3 चीज़ दिया हुआ है। तो इसमें कॉन्वर्शन एक बार देख लेते हैं। सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो लिक्विड, इस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। उल्टा उसके बाद क्या होता है, वाटर को फिर से हम अगर हीट देंगे तो क्या होता है, इवापोरेट होता है एंड वेपर में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं। एंड गैस को, गैस में कन्वर्ट हो गया फिर, लेकिन गैस को क्या करेंगे, गैस से अगर इसको आइस में हमें कन्वर्ट करना है फिर से, ठीक है, डायरेक्ट गैस से आइस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, डिपोजिशन बोलेंगे इस प्रोसेस को, डिपोजिशन। लेकिन यहाँ पे उल्टा अगर करेंगे, पहले तो सॉलिड से मेल्ट करके मेल्टिंग प्रोसेस से लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन लिक्विड से फिर से मान लीजिए हमको सॉलिड में कन्वर्ट करना है या आइस में कन्वर्ट करना है वाटर से, तो कैसे करेंगे, फ्रीजिंग प्रोसेस से हम करेंगे, इसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं। देन वेपर से हम लिक्विड अगर चाहिए हमको तो कॉन्डेंसेशन प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली आइस से अगर वेपर हमको करना पड़ेगा तो ये सब्लिमेशन होता है, ठीक है। तो आइस मतलब सॉलिड से, मान लीजिए सॉलिड से हमको वेपर, एक डायरेक्टली सॉलिड से वेपर जो होता है ना, कपूर वगैरह हम लोग नेफ्थलीन ये घर में यूज़ करते हैं, तो क्या तो उसको अगर हीट करेंगे ना, आप देखेंगे तो ये डायरेक्ट लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता, डायरेक्टली गैसियस में कन्वर्ट हो, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलेंगे सब्लिमेशन। तो एक नॉर्मल से चार्ट है, डायग्राम है, जिसके मदद से हम अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम सिंपली हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट क्या होता है। हीट के बारे में आप देख रहे हैं तो पूरा हीट के पूरे कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है, तो इसमें से क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल उतना पूछा नहीं जाता, लेकिन ये जो फॉर्मूला दिया है, ये फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बोला है कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है। स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस दैट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ ΔT बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए कोई एक यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए। कोई एक सब्सटेंस है यहाँ पे, यूनिट सब्सटेंस मान लीजिए, इसको 1 डिग्री इसका टेम्परेचर राइज करना है, इंक्रीज करना है, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट हमको देना पड़ेगा। इस टोटल जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट यहाँ पे 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। एक तो हम देख रहे हैं कि यूनिट मास यहाँ पे होना ज़रूरी है, और क्या होना ज़रूरी है, टेम्परेचर जो राइज करना है कितना टेम्परेचर होगा, ये 2 चीज़ों यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यू मतलब ये क्या है, क्यू मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट हम दे रहे हैं यहाँ पे वो किसके साथ प्रोपोर्शनल है, ΔT के, जो टेम्परेचर राइज हम लोग कर रहे हैं या टेम्परेचर जो डिफरेंस हो रहा है, और इसके साथ क्यू और किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के साथ, जो यूनिट मास हम लोगों ने यहाँ पे लिया। तो अगर इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे ना इसको, तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt एंड m हो जाएगा, ठीक है, mdt बोलते हैं, ठीक है।
इसको एम डी टी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी एम डी टी, एम सी डी टी बोलते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से याद करने के लिए एम सी डी टी ऐसे कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्यू होता है क्या, क्यू जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, क्यू रिक्वायर्ड। और सी क्या हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा स्पेसिफिक हीट, जो कांस्टेंट हम लोगों ने लगाया तो ये सी हो जाएगा स्पेसिफिक हीट यहाँ पे। और डेल टी पता है आपको, डेल टी इज इक्वल टू जो हीट हम लोगों ने राइज किया है, जो टेम्परेचर डिफरेंस है इसको बोलेंगे डेल टी। एंड सिमिलरली मास इज इक्वल टू द यूनिट मास जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये मास ऑफ द सब्सटेंस मेनली हम बोल सकते हैं। तो एम इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस। अच्छा, तो ये कुछ हम लोगों ने देख लिया स्पेसिफिक हीट के बारे में। और कुछ स्पेसिफिक हीट हमको याद भी रखना होगा, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि वाटर का स्पेसिफिक हीट बताओ, 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये हो जाएगा 4180 जूल पर केजी पर केल्विन, ये इसका। अच्छा, और इसका जो यूनिट होता है ये क्या होता है, यूनिट हो जाएगा जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि स्पेसिफिक हीट का यूनिट बताइए। तो वाटर का हो जाएगा सबसे ज़्यादा, उसके बाद आइस का होगा कितना 2060 जूल केजी पर केल्विन, मार्करी का होगा 2100 जूल केजी पर केल्विन, एल्यूमिनियम का 900 के आसपास होगा जूल केजी पर केल्विन। तो ये कुछ इतना ही सारा पूछा जाता है। इसके बाद भी और सारा है, लेकिन मेनली ये 3 पूछा जाता है, मरकरी, वाटर एंड आइस, इन दोनों का ज़्यादातर पूछा जाता है। अच्छा, स्पेसिफिक हीट के साथ ही एक चीज़ हमको देखना पड़ेगा जो कि है मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। तो ये दोनों में फर्क क्या है, स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट बात कर रहा था कि द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। तो 1 डिग्री टेम्परेचर कोई यूनिट मास को यूनिट मास में कोई 1 डिग्री टेम्परेचर हमको राइज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट हमको रिक्वायर्ड है, उसको बोल रहे थे हम स्पेसिफिक हीट। लेकिन यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट में इसमें स्पेसिफाई कर दिया कि मोलर स्पेसिफिक हीट मतलब 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस को हमको टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए कितना हीट ज़रूरी है, तो उसको बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट में 2 चीज़ में हम देखेंगे, एक तो होता है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम में एक मोलर स्पेसिफिक हीट होता है, एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। एक कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है, एक कांस्टेंट प्रेशर में होता है। 2 चीज़ों के ऊपर यहाँ पे होता है। अच्छा, तो उसके बाद स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, स्पेसिफिक हीट के बाद एक चीज़ जो होता है क्या, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बताया था। कहाँ पर बताया था, बताया तो था, लेकिन आज मैटर के चैप्टर में ही बताया होगा शायद, हाँ मैटर में। तो लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट मतलब जो हिडन हीट ऑफ द सब्सटेंस, हिडन हीट भी बोल सकते हैं हम इसको, द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू चेंज द स्टेट ऑफ द यूनिट मास ऑफ एनी सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स स्टेट। मतलब कोई एक मास है, यूनिट मास, उसका टेम्परेचर चेंज न किए बिना उसका क्या होता है, स्टेट का चेंज हो जाना। मतलब मान लीजिए आपके पास एक आइस वाटर है, ठीक है, वाटर का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस में वो तो वाटर में है, लेकिन ये 100 डिग्री सेल्सियस में ही आप इसको इसका स्टेट चेंज कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर वही रख के। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तो इसका टेम्परेचर होगा, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में होगा, मतलब ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे लेटेंट हीट। मतलब उसके अंदर जो हिडन हीट है, जो वो हीट क्या कर रहा है, वो हीट उसका स्टेट को चेंज कर रहा है, लेकिन उसका टेम्परेचर को कोई चेंज नहीं कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम उसका लेटेंट हीट बोलते हैं। एंड लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। एंड लेटेंट हीट ऑफ वाटर क्या होता है, 536 कैलोरी पर ग्राम। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत ज़्यादा एग्जाम में। तो एक ग्राफ की मदद से आप देख सकते हो कि इसमें टेम्परेचर का और जो हीट सप्लाई होता है, इन दोनों का एक ग्राफ दिया है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि हीट जो हिडन हीट होता है
उसकी मदद से कैसे जो स्टेट का चेंज होता है, लेकिन टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं होता। जहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में था द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो ये सॉलिड फॉर्म में गैसियस फॉर्म में वाटर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसका स्टेट तो चेंज हो गया, सॉलिड से गैस लिक्विड हो गया। लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर 100 यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी 100 डिग्री सेल्सियस में ही होगा। और एक चीज़ बोल सकते हैं जहाँ पे 0 डिग्री से अरे इसको 100 क्यों बोल रहे हैं, इसको तो 0 डिग्री होना है ना, वाह आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर हो सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे क्या हो सकता है, आइस में भी हो सकता है, तो ये 0 होगा ना। मैं 100 क्यों बोल रहा हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस में आइस एंड 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर है। और गैसेस में सिमिलरली 100 डिग्री सेल्सियस में गैस में भी हो सकता है और 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर में भी हो सकता है। तो दो चीज़ पॉसिबल है, जो ये कंडीशन होगा इसको बोलेंगे लेटेंट हीट। अच्छा, एक और टर्म यहाँ पे हम देखेंगे जो कि हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री। हीट कैपेसिटी, और इसको हम थर्मल कैपेसिटी के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये क्या होता है, द अमाउंट जो हीट हमको चाहिए, जो हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री। मतलब कोई एक बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना हमको हीट जरूरी है, सिंपल चीज़। तो इसको हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है मास इंटू स्पेसिफिक हीट। मास इंटू क्या होता है, स्पेसिफिक हीट हो जाता है। और एक यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है जिसको हम क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, जितना हीट हमको रिक्वायर्ड है और जितना राइज इन द टेम्परेचर, इसको हम कैप्सी डैश से डिनोट कर रहे हैं। जहाँ पे स्पेसिफिक हीट को हम सी से डिनोट कर रहे थे, मालूम है ना, और इसलिए इसको हम सी डैश से डिनोट करें तो सी डैश इज इक्वल टू क्यू बाई टी हो जाएगा। क्यू क्या है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड एंड टी इज द राइज इन द टेम्परेचर। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा हीट कैपेसिटी का क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन। ठीक है, सिंपल। अच्छा, एक और चीज़ जो फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था ना, Q इज इक्वल टू एम सी इंटू डी टी। तो ये क्या है, हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू क्या, टेम्परेचर डिफरेंस। और ये Q क्या था, हीट जो ट्रांसफर हो रहा है वह हीट रिक्वायर्ड हो रहा है, वही तो बोल रहे थे। तो ये कुछ फार्मूला जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो मेन जो इंपॉर्टेंट फार्मूला ये फार्मूला, ठीक है, Q इज इक्वल टू एम सी डी टी। और यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि C का वैल्यू बताओ। C का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, Q बाई एम डी टी हो जाएगा। जहाँ पे C क्या था, स्पेसिफिक हीट अगर पूछ लिया जाए कहीं पर, तो यहाँ पे जो हीट रिक्वायर्ड है, हीट ट्रांसफर ये बोल देगा, या मास बता देगा, या टेम्परेचर, तीनों बता देगा। तो ये हम आसानी से निकल सकते हैं। या जो टेम्परेचर राइज हमने को नहीं किया वो अगर पूछा तो वो क्या हो जाएगा, Q बाई एम सी हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है जो कि है एंट्रोपी। अच्छा, एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी इज बेसिकली जो डिग्री ऑफ रैंडमनेस होता है, जो इधर उधर भागने की जो कोशिश करता है, इसको ही हम एंट्रोपी बोलते हैं। एंट्रोपी व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी मूव रैंडमली, दिस रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एंट्रोपी। जब हम कोई एक वस्तु है यहाँ पे, इसको हम हीट दे रहे हैं, तो हीट देने हैं तो क्या होगा, इसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागने की कोशिश करेगा। तो भागने के टाइम में मॉलिक्यूल्स के अंदर एक रैंडमनेस आ जाएगा, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, इसको तो हम रैंडमनेस बोल रहे हैं। तो ये जो रैंडमनेस पैदा हो रहा है, हम टेम्परेचर जब इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसको ही हम बोलते हैं एंट्रोपी। एंड इफ द टेम्परेचर इंक्रीज देन द एंट्रोपी इंक्रीज। मतलब कोई अगर गैसियस सब्सटेंस है, उसको हम ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसका जो डिग्री ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो रैंडमनेस होगा ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा इधर उधर भागेगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा मॉलिक्यूल के अंदर। तो सिमिलरली इसका एंट्रोपी भी बढ़ जाएगा, एंड टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलर से एक कॉन्सेप्ट है। एंड एंट्रोपी ऑफ एनी बॉडी कैन नॉट बी जीरो। कोई भी एक वस्तु का एंट्रोपी कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी वस्तु, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होगा एंड उसके अंदर कोई ना कोई एक रैंडमनेस, या उसके अंदर मॉलिक्यूल का जो रैंडमनेस हो वो होगा ही होगा। तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता कोई एंट्रोपी, ठीक है। अच्छा, हीट ट्रांसफर के ऊपर आते हैं अभी, ठीक है। जो मेन हम लोगों का चैप्टर, एक तो हीट से हो गया, हीट का कॉन्सेप्ट, और एक हीट ट्रांसफर जहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। कॉन्डक्शन, तीन हीट ट्रांसफर के तीन मेन मोड्स होता है। एक को बोलेंगे कॉन्डक्शन, एक होता है कॉन्वेक्शन एंड एक होता है रेडिएशन। इन तीन प्रोसेस की मदद से हीट जनरली ट्रांसफर होता है।
तो ये क्या होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, कैसे हम इसको याद रखेंगे। तो सिमिलरली तीन चीज़ होता है, एक तो कंडक्शन और कन्वेक्शन, जो बहुत ज़्यादा इन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम वगैरह में, जो ये कैसे, कौन सा कंडक्शन है, ये क्या कंडक्शन है, ये क्या रेडिएशन है। तो कैसे हम इसको याद रखेंगे और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कंडक्शन ऑकर्स व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर आर इन द कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, द हीट फ्लोज फ्रॉम द वार्मर टू द कूलर ऑब्जेक्ट अंटिल दे आर बोथ एट द same temperature. The conduction is a movement of the heat through the substance of the collision of molecules. मतलब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु है जिसके अंदर हम हीट बहुत ज़्यादा है, जिसका हाई टेम्परेचर है, इसका हाई टेम्परेचर है, ठीक है, और एक वस्तु है जिसका लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर। तो इसको क्या करेंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में रखेंगे, कांटेक्ट में रखेंगे तो देखेंगे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट एनर्जी फ्लो हो रहा है, ठीक है, हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जा रहा है। तो ये जो कंडीशन होता है इसको ही हम बोलेंगे कंडक्शन, जहाँ पे दोनों के कांटेक्ट में अगर रखेंगे तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक हीट फ्लो होगा। और दूसरी चीज़ क्या होता है, कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन की क्या होता है, कॉन्वेक्शन जहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होता है वो मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरी जगह में जाता है। वैसे जो अब हीट ट्रांसफर होगा तब क्या होता है, कॉन्वेक्शन होता है। कॉन्वेक्शन इज अ हीट ट्रांसफर बाय द मूवमेंट ऑफ द करेंट विद इन द फ्लूइड। मान लीजिए एक कोई पॉट है यहाँ पे, ठीक है, और ये आप गैस के यहाँ पर बिठा है, ठीक है, यहाँ पे पानी है, पानी आप गर्म कर रहे हो, ठीक है। तो पानी के क्या होगा, पहले जो हीट आएगा वो नीचे की जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इसमें आएगा, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स गर्म होकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो ऊपर की जो ठंडा मॉलिक्यूल्स है ये नीचे आएगा। तो ऐसे क्या हो जाएगा, जो यहाँ का मॉलिक्यूल्स थे ऊपर चला जाएगा नीचे के, ऐसे जो मॉलिक्यूल्स की जब ट्रांसफर होगा एंड उसके वजह से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कॉन्वेक्शन। लेकिन जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन की मदद से जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहा है, एक मॉलिक्यूल्स कैसे वाइब्रेट, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे वाइब्रेट होगा, जो ये अगर यहाँ से कांटेक्ट में रहेगा तो ये इसकी मदद से ये भी वाइब्रेट होगा। तो ऐसे वाइब्रेशन की मदद से या इसकी मदद से जब कांटेक्ट में रहेगा तब जब हीट ट्रांसफर होगा उसको कंडक्शन बोलेंगे, और जब मॉलिक्यूल्स खुद ही ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरी जगह तो उसको कन्वेक्शन बोलेंगे। तो कन्वेक्शन कैन ऑकर्स ओनली इन फ्लूइड नॉट इन सॉलिड। तो सिमिलरली ना, तो अब क्या पता है कि सॉलिड में तो मॉलिक्यूल्स हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स को उतना रैंडमनेस नहीं होता कि मॉलिक्यूल्स इधर का मॉलिक्यूल उधर चला जाएगा। लेकिन गैस, लिक्विड में फ्लूइड मतलब क्या होता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो इन दोनों में मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस बहुत ज़्यादा होने के चांसेस है, मॉलिक्यूल्स इधर का मॉलिक्यूल्स उधर जा सकता है हीट होके। तो ये ओनली फ्लूइड में हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे लिक्विड एंड गैस दोनों की बात कर रहे हैं। और एक कंडीशन होता है जिसमें रेडिएशन, जिसको हम बोलते हैं, रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन इज द मेथड ऑफ द हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिले अपॉन एनी कांटेक्ट। मतलब कोई मीडियम की जरूरत नहीं होता है, ठीक है, मतलब क्या होता है, कोई मीडियम की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी मीडियम की जरूरत होता है, यहाँ पे भी मीडियम की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे कोई मीडियम की जरूरत नहीं है हीट को ट्रांसफर होने के लिए। ये मेनली एक रेडिएशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म होता है। जब सन है ना, सन के जो एनर्जी होता है, हीट एनर्जी हमारे अर्थ में कैसे आता है, हमारे अर्थ क्या सन से कांटेक्ट में है कि यहाँ से वाइब्रेट होकर यहाँ पे आ जाएगा, नहीं ना। तो ये दो प्रोसेस से तो नहीं होगा, ये होता है रेडिएशन की प्रोसेस, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सन से अर्थ में आता है, तो ये रेडिएशन की प्रोसेस में ही आता है। जो यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे कोई मीडियम तो नहीं है, तो मीडियम की जरूरत भी नहीं पड़ता रेडिएशन में। तो ये क्या बोल रहा था, हीट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू एम्प्टी स्पेसेस, थर्मल रेडिएशन, द रेडिएशन ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट कॉन्सिस्टेंटली ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट के स्पीड में भी ट्रैवल कर सकते हैं। मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जो इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। ये आसान सा एक चीज़ है। अच्छा, इसके बाद कुछ और चीज़ जो स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताता है, जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के ऊपर हम देखेंगे एंड कुछ लॉस के ऊपर बात करेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है, तो आपको पता है कि मैटर में 3 टाइप ऑफ मैटर होते हैं, मेनली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन गैस में अगर हम देखेंगे तो गैस में 2 टाइप का होता है, एक तो हम आइडियल गैस बोलते हैं, एक होता है रियल गैस। रियल गैस मतलब जो हम लोग हमारे आसपास जो गैसेस देखते हैं या हम लोग जो स्टडी करते हैं जो गैसेस के ऊपर, वो हर एक को
रियल गैस के अंदर कंसिडर किया जाता है। लेकिन आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल गैस होता है जो रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हाइपोथेटिकल कंडीशन में ये पॉसिबल हो सकता है, जहाँ पे एक हाइपोथेटिकल गैस होता है हुज मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल स्पेस। अगर मान लीजिए कोई गैस होगा, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स होगा तो वो कोई ना कोई स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन आइडियल गैस में क्या बोल रहा है कि हाइपोथेटिकल गैस है जहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का ऑक्यूपाइंग जो नेचर है ये एकदम नेग्लिजिबल है, हैव नो इंटरेक्शन एंड विच कॉन्सिक्वेंटली ओबे द गैस लॉ। एग्जैक्टली जो गैस का लॉ होता है ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, ये बाद में देखेंगे, तो ये फॉलो करता है। लेकिन रियल गैस कभी ये फॉलो नहीं करता है। रियल गैस का जो ऑक्यूपाइंग नेचर है वो ये मॉलिक्यूल्स कोई ना कोई जो एक स्पेस ऑक्यूपाई हमेशा करता है, डज नॉट हैव एनी आइडियल गैस ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। रियल गैस इज ऑल्सो नोन एज नॉन आइडियल गैस, ठीक है। तो रियल गैस हमेशा एक नॉन आइडियल गैस होता है। अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे अभी बताया कि ये आइडियल गैस इक्वेशन को हमेशा फॉलो करता है। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, तो आइडियल गैस लॉ ऑल्सो कॉल्ड द जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है। जनरल गैस इक्वेशन के नाम से जानते हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। लेकिन यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो हम यहाँ पे बोलते हैं ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी पी इज इक्वल टू एन आर टी, एम आर टी, तो दोनों में कॉन्फ्यूजन होता है। एम कब यूज़ करें, एन कब यूज़ करें, तो आर का वैल्यू या मान क्या, किसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आज। तो आइडियल गैस इक्वेशन इज द स्टेट ऑफ हाइपोथेटिकल गैस। It is a good approximation of the behavior of many gases under many conditions, although it has a several limitation। तो इसमें कुछ लिमिटेशन भी होगा एंड ये बहुत सारे गैसेस को एक अलग अलग कंडीशन में ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। लेकिन मेन यहाँ पे जो बात यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये तो एक फॉर्मूला हो गया पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और एक फॉर्मूला जो हम जानते हैं जिसको हम पी वी इज इक्वल टू एम आर टी हो गया। तो एन कब यूज़ करेंगे और एम कब यूज़ करेंगे, जब पी वी इज इक्वल टू एन आर टी दिया गया होगा या हम लोग लिखेंगे, तब ये एन का जो नाम होगा ये होगा नंबर ऑफ मोल्स, कितना मोल्स है, इसको हम एन से डिनोट करेंगे। लेकिन यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको हम कैपिटल आर बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसका वैल्यू हो जाएगा 8.314 जूल पर केजी पर मोल, ठीक है। तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे जब पी वी इज इक्वल टू एम आर टी के बारे में बताएंगे तब ये हो जाएगा मास ऑफ द गैस हो जाएगा एम, एंड ये हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये तो मास ऑफ द मोल गैस हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आर जो था ये था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे जो आर था ये था कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। लेकिन ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इतना ऐसा होता है यही हमको जानना है, ठीक है। अच्छा, कुछ और लॉज के ऊपर हम बात करेंगे जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुसाक लॉ। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि बॉयल्स लॉ क्या होता है। बॉयल्स लॉ इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, जहाँ पे प्रेशर एंड वॉल्यूम के ऊपर बात किया जाता है। इट्स अ लॉ state that the pressure of the given mass at any ideal gas inversely proportional to the volume of the constant temperature। PV is equal to constant होता है, PV is equal to constant होगा तो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा। ये बॉयल्स लॉ बताता है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो ये क्वेश्चन से यहाँ फॉर्मूला से बहुत क्वेश्चन होता है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जहाँ पे P1 एक गैस की प्रेशर दे देगा, उसका वॉल्यूम दे देगा, और दूसरी गैस की वॉल्यूम दे सकता है, प्रेशर दे सकता है, जो भी देगा वो ऑपोजिट वाला निकालने की बोलेगा, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है। उसके बाद चार्ल्स लॉ में सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, एंड वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है, जहाँ पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, एंड V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 होता है। ये फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा जाता है। और गे-लुसाक लॉ से क्या होता है, गे-लुसाक लॉ से सिमिलरली यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, एंड वॉल्यूम कांस्टेंट होने से P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे आ जाए। तो आप देख सकते हो ग्राफ वगैरह कुछ लिखा हुआ तो भी देख सकते हो, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद एवोगाड्रो लॉ ये इंपॉर्टेंट होता है। जो एवोगाड्रो लॉ स्टेट दैट द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स। ठीक है, ये उसने बताया। और इसका एक फॉर्मूला है V1/N1 इजिकल टू V2/N2। V1 इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड N2 और N1 क्या होता है, अमाउंट ऑफ गैस, जो गैस की अमाउंट होता है उसके बारे में बताया। ठीक है, तो एवोगाड्रो गैस लॉ था इक्वल नंबर, तो कोई एक सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर में जो गैस की जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो टेम्परेचर, यहाँ पे प्रेशर एंड टेम्परेचर हर एक गैस के सेम है। ऑक्सीजन बारे में बात किया जाए, हाइड्रोजन में, वो वाटर वेपर में, हर एक में प्रेशर यहाँ पे और टेम्परेचर सेम है। तो इसमें हम देख सकते हो कि जो गैस की जो वॉल्यूम होता है वो भी हमेशा सेम हो जाएगा, ये कंडीशन है। ठीक है, अच्छा ये हम लोग का यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ जो कि यहाँ पे रेडिएशन में एक क्वेश्चन कहा गया, ये ना, तो रेडिएशन कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन रेडिएशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीट रेडिएशन किसके द्वारा मेज़र किया जाता है। तो हीट रेडिएशन मेजर्ड बाय क्या होता है, हीट रेडिएशन मेजर्ड बाय बोलोमीटर हो जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे था। तो उसके बाद थर्मोमीटर वगैरह भी है, वो आप देख सकते हो, लेकिन उतना क्वेश्चन यहाँ पे पूछा नहीं जाता कि थर्मोमीटर क्या है बताओ। और ये अच्छा, ट्रिपल पॉइंट एक कंडीशन होता है, यहाँ पे लिख दे रहा है। ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट जहाँ पे एट द 0 डिग्री, एट द टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे आइस तीनों स्टेट में मिलता है। आइस कौन से स्टेट में मिलता है, एक तो सॉलिड में मिल सकता है, एक लिक्विड में, एक गैसियस स्टेट में। इन तीनों स्टेट में आइस को पाया जाता है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। एट द 0.1 डिग्री सेल्सियस आइस फाउंड एट ऑल 3 स्टेट। तो इस टेम्परेचर को हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ हो गया। ऐसे छोटे मोटे चीज़ यहाँ वहाँ ऐड कर दे रहे हैं। ठीक, अच्छा, तो ये और कुछ ऐसा बाकी नहीं है। तो ये हम लोग का पूरा हीट एंड टेम्परेचर की सेक्शन हम लोग का ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो और कुछ उतना बाकी नहीं, क्वेश्चन वगैरह उतना यहाँ से क्या थ्योरी वगैरह जो यहाँ से एक एक लाइन में हम लोगों ने दिखाया ना, तो इस यहाँ से एक एक लाइन से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिएगा। जैसे कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, 0 टेम्परेचर मान बताओ। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, डिपोजिशन होता है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है। तो जब क्वेश्चन आंसर की सीरीज करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो हीट एंड टेम्परेचर है ये यहाँ पे ख़त्म होता है। एंड इसके बाद एक चीज़, अच्छा हाँ याद आया एक चीज़, यहाँ पे एक चीज़ जो कि है टेम्परेचर, डेंसिटी के साथ टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है एंड वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है। ये एक चीज़ यहाँ पे, हाँ, एक तो होता है डेंसिटी के साथ टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है। जब टेम्परेचर जो चेंज होता है ना 4 डिग्री सेल्सियस में, क्या होता है, बहुत कन्फ्यूजिंग रहता है। तो ये क्या होता है मेनली, यहाँ पे एक चीज़ हम यहाँ पे बता देते हो तो कभी नहीं भूलेंगे। क्या होता है डेंसिटी के साथ, और एक होता है वॉल्यूम के साथ। डेंसिटी एंड टेम्परेचर के साथ कर्व क्या होता है, एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के साथ कर्व क्या होता है। तो मेनली जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो तब क्या देखते हैं, टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे, मान लीजिए ये 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे भी 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, ये बढ़ते 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 ये 4 डिग्री सेल्सियस तक आया, फिर यहाँ से बढ़ेगा, और ये भी ऐसे 4 डिग्री सेल्सियस तक आया, फिर बढ़ेगा। तो हम जब देखेंगे टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं प्राइमरीली, तो यहाँ पे क्या देखते हैं, वाटर में, मेनली वाटर में ये कंडीशन देखा जाता है। तो वाटर में क्या देखते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी 0 to 4 डिग्री सेल्सियस तो पहले इंक्रीज करेगा, लेकिन फिर 4 डिग्री सेल्सियस ये डिक्रीज कर जाएगा जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इन टेम्परेचर मतलब इस साइड में है टेम्परेचर T यहाँ पे दिया हुआ है, तो टेम्परेचर इस साइड में, तो पहले तो ये इंक्रीज कर रहा है डेंसिटी, देख सकते हो आप, लेकिन इसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस तक आने के बाद ये क्या हो जाता है, डिक्रीज करता है।
तो ये 4 डिग्री सेल्सियस तक ये इंक्रीज करेगा, उसके बाद डिक्रीज करेगा। तो ये जो कर्व आया ये कैसे दिख रहा है, डी की तरह दिख रहा है ना, तो उल्टा करेंगे तो डी, तो डेंसिटी में और टेम्परेचर में जो कर्व आएगा वो भी ऐसे होगा। और जब वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में होगा ये ठीक उल्टा होगा। पहले तो जब 0 डिग्री से 4 डिग्री तक अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, पहले तो डिक्रीज करेगा, पहले डिक्रीज करेगा उसके बाद वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये ऐसे ऐसे दिखा है ना कार्व, और वी हम ऐसे लिखते तो ये जो कार्व होगा ये ऐसे होगा। तो याद रखने के लिए टेक्निक, लेकिन यहाँ पे हम इसको कॉन्सेप्ट की मदद से समझेंगे। तो डेंसिटी जो होगा पहले 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा, फिर 4 डिग्री से जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी वाटर का उतना कम हो जाएगा। और वॉल्यूम में ठीक उल्टा होता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम वाटर की कम घटता है, उसके बाद 4 डिग्री के बाद जितना बढ़ाएंगे उसका जो वॉल्यूम है उतना बढ़ जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, तो ये हमें यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो बिहेवियर है, बिहेवियर ऑफ वाटर, दिस बिहेवियर ऑफ वाटर, दिस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या बोलते हैं इसको, एनोमलस बिहेवियर, एनोमलस बिहेवियर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, ये भी बता दिया कैसे कर्व क्या होता है और 4 डिग्री तक कैसे का कौन सा बढ़ता है फिर कौन सा घटता है, ये भी बता दिया। तो यहाँ पर चैप्टर को ख़त्म करते। थैंक यू सो मच। और इसका पीडीएफ जो है क्लास की पीडीएफ यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट में डाल देंगे। और बहुत सारे अपडेट्स हम लोग जो नया वैकेंसी वगैरह है, कहीं पर कोई नोटिफिकेशन वगैरह आया, जैसे जो गेट का है उसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया, रिसेंट जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आ रहा है, कुछ एग्जाम वगैरह होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड, तो हर एक का अपडेट हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं तुरंत। तो आप ज्वाइन कर लेना, उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, बाकी सारे क्लासेस का पीडीएफ। और जो हमारे यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे प्लेलिस्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे जो जनरल साइंस कैटेगरी में आप लोग हर एक वीडियो का देख सकते हो, ठीक है, पहले से। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर बायोलॉजी में। टेक केयर।